सो लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड कि बस्ती वापस आ जाने के बाद, बस्ती के बाद वापस स्टूल्स आ जाए तो क्या करना चाहिए। एक तो रुग्ण को थोड़ा सा गर्म जगह पर बिठा देना चाहिए या फिर शरीर पर गर्म पानी डाल देना चाहिए। लघु भोजन करना चाहिए, लघु और बल्य भोजन करना चाहिए। बल को बढ़ाने वाला, वात को शमन करने वाला। तो ऐसा भोजन में शाली मतलब चावल और मांसरस, ये दोनों आते हैं। मांसरस की जगह पर आप यूष भी यूज कर सकते हो। बाद में रुग्ण को लघु भोजन करवाना चाहिए। लघु भोजन में अगर वातज है तो मांसरस, पित्तज है तो दुग्ध और कफज है तो यूष। अब अगर कोई वेजिटेरियन हो, मांसरस नहीं लेना चाहे, तो आप यूष में थोड़ा सा तेल का तड़का लगा के या घी का तड़का लगा के आप वातज में दे सकते हो। और उसके बाद एक बार बस्ती वापस आ जाए उसके बाद ही दूसरी बस्ती को देना है। अगर बस्ती वापस नहीं आए और अगर आपने अनुवासन बस्ती दी हुई हो तो बस्ती वापस आने के बाद या 6-8 घंटे विदाउट एनी सिम्टम बीतने के बाद ही आपको बस्ती देनी चाहिए। बैक टू बैक बस्ती नहीं देनी चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज बस्ती की मात्रा। कितने मात्रा में बस्ती देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसृत मात्रा यूज हुई है। प्रसृत मात्रा का मतलब है 40 ग्राम्स। और ये जितनी भी मात्रा बताई है ये निरूह की मात्रा बताई है, मतलब काढ़े की बस्ती की मात्रा बताई है। उन्होंने बताया कि अनुवासन बस्ती की जो मात्रा है वो जिस साल में अनुवासन बस्ती हम दे रहे हैं उस साल में जो निरूह की मात्रा है उसके 1/4, एक चौथाई, क्वार्टर मात्रा में अनुवासन देना चाहिए। तो तेल की बस्ती जो है वो 1/4 ऑफ निरूह। तो एक साल तक एक प्रसृत मतलब 40 ग्राम, एक प्रसृत इज अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम। 4 तोले का एक प्रसृत होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम बस्ती देनी चाहिए। 40 ग्राम बस्ती ट्रांसलेट्स इनटू अराउंड 40 to 45 ml ऑफ द्रव्य। क्योंकि निरूह जो है वो हम ml में गिनेंगे, तो 40 to 45 ml ऑफ द्रव्य एक साल तक। फिर 2 से 12 साल तक एक प्रसृत निरूह को बढ़ाते जाना चाहिए। मतलब 2 साल में 2 प्रसृत, 3 साल में 3 प्रसृत, 4 साल में 4 प्रसृत, ऐसे कर कर 12 साल में 12 प्रसृत बस्ती बढ़ानी। तो 12 प्रसृत कितना हुआ? 480 ग्राम। 412 जा 480, 412 जा 48। तो 40 ग्राम्स का 480 ग्राम्स हो गया, विच अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू हाफ अ लीटर, अराउंड हाफ अ लीटर ऑफ बस्ती। 13 से 18 साल तक 2 प्रसृत निरूह बढ़ाते जाना चाहिए। मतलब 13 साल में 520, 14 साल में 40-80 ग्राम और मतलब 600, फिर 15 साल में 600 प्लस 80 दैट इज 680, ऐसे करके बढ़ाते जाना चाहिए। तो 18 साल में 960 ग्राम मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर्स टू 1.5 लीटर्स ऑफ बस्ती आप दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिस्टेंसी ऑफ द बस्ती। क्योंकि हर बस्ती जो है वो ग्राम और ml अलग अलग आएगा, बट फ्रॉम अराउंड 1 लीटर टू 1.5 लीटर्स 18 साल तक आप दे सकते हैं। 18 से 70 साल के व्यक्ति के लिए 18 साल की मात्रा यूज करनी चाहिए, मतलब 980। मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल कम टू अस फॉर बस्ती विल बी 18 years and above, 18 years and above। तो इसीलिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट विद अराउंड 750-800 ml and we increase it to the basti of niruha which can be held for 10 to 15 minutes। तो हम धीरे 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 मात्रा बढ़ाते जाते हैं। और 70 साल के बाद 16 साल की मात्रा यूज करनी चाहिए। तो 960 ग्राम्स में से 160 ग्राम अगर हम निकाल दें, क्योंकि 80-80 16 साल में 2 बार 80 कम हो जाएगा 18 साल से, तो 160 ml अगर हम निकाल दें 960 में से, तो 800 grams of basti can be given to people who are more than 70 years old, which again means that up to 1.2 liters, 1 लीटर 200 ml बस्ती तक हम दे सकते हैं। तो 70 साल के ऊपर स्टार्ट विद अराउंड 550-600
एंड उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। वी हैव टू सी दैट कितना बस्ती जो है वो रुग्ण जो है वो पकड़ सकता है या 10 से 15 मिनट तक होल्ड कर सकता है। सो 600 ml से बढ़ा के अप टू 1 लीटर तक आप जा सकते हैं अगर 70 साल के ऊपर का रुग्ण है तो ये हो गई बस्ती मात्रा। बस्ती शैया मतलब बस्ती कौन से कॉट पे देना चाहिए, बस्ती शैया। तो बस्ती शैया, इफ यू सी दे हैव वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ हॉस्पिटल कॉट्स। तो ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, हमने पहले ही बोला था कि वैद्य के कमर तक आनी चाहिए बस्ती की शैया। क्यों? क्योंकि वैद्य के कमर तक अगर बस्ती की शैया आए तो हाथ को हिलने में, हाथ इज यूजुअली जब हाथ हिलते हैं तो फोल्डेड होते हैं। तो अगर हम हमारे हाथ को फोल्ड करें, जो पाम है उसको अगर कंधे तक ले आए तो हमारा जो कोना है वो कोना जो है वो कमर तक आता है। तो इसीलिए कमर तक बस्ती शैया होनी चाहिए, ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और ज्यादा नीची नहीं होनी चाहिए। ऊंची इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि बस्ती देते वक्त तकलीफ हो, ज्यादा नीची नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो वैद्य है या जो बस्ती दाता है, जो अगर परिचारक है, तो उसको ज्यादा झुकना नहीं पड़े बस्ती देते वक्त। तो ज्यादा ऊंची नहीं हो, ज्यादा नीची नहीं हो। चढ़ने के लिए पादपीठ हो, पादपीठ मतलब स्टूल। रुग्ण को बस्ती शैया पर चढ़ने के लिए स्टूल हो, ताकि अगर 70 साल के ऊपर का रुग्ण है तो उसको कूद के बस्ती शैया पर चढ़ना नहीं पड़े। तो पादपीठ कहाँ तक होना चाहिए? पादपीठ इस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी एडजस्टेबल एंड इट शुड एंश्योर दैट जो भी रुग्ण बस्ती शैया पर चढ़ रहा है, पादपीठ पे अगर वो ये आ जाता है तो मतलब चढ़ जाता है तो उसकी कमर के नीचे का हिस्सा बस्ती शैया के ऊपर आए, तो उसके बटक्स का हिस्सा बस्ती शैया के ऊपर आए ताकि वो इजीली बैठ पाए। ठीक है। बड़ा मुलायम गद्दा हो, गद्दा जो है वो मुलायम होना चाहिए क्योंकि अगर अनुवासन बस्ती दे रहे हैं तो अप टू हाफ एन आवर, और अगर निरूह बस्ती दे रहे हैं तो अप टू 10 to 15 मिनट्स उसको उस गद्दे पे सोए या लेटे रहना चाहिए। तो इसीलिए मुलायम गद्दा होना चाहिए, तकिया होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्रोन सुपाइन पोजीशन में बस्ती देने के बाद रुग्ण को लेटे रहना है। तो सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने के लिए तकिया होना चाहिए। उसके ऊपर सफेद चद्दर होनी चाहिए। अब ये सफेद चद्दर क्यों? एक तो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस। दूसरा, सफेद चद्दर का फायदा ये होता है कि सफेद रंग के ऊपर बाकी रंग जो हैं वो ठीक तरह से नजर आते हैं। सफेद रंग के ऊपर बाकी रंग ठीक तरह से नजर आते हैं। अगर लाल पे लाल रखा जाए तो कितना लाल है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही अगर हम सफेद चद्दर यूज करें तो रेडनेस का जो ये है या ब्लैकिशनेस या ग्रेइशनेस क्लियरली समझ में आ जाता है। तो अगर बस्ती देते वक्त कुछ ऊजिंग आउट हो जाए तो वो समझ में आए। और सर की दिशा पूर्व की तरफ हो, सर जो है वो पूर्व दिशा की तरफ हो। नाउ ये क्यों है ये तो कोई वास्तुशास्त्र वाला ही बता सकता है, बट यूजुअली इट इज सेड दैट रुग्ण जो है वो पूर्व या उत्तर दिशा, ये दो दिशाएं शुभ मानी जाती हैं। अगर आप आयुर्वेद संहिताओं को पढ़ोगे तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा ये दोनों दिशाएं शुभ मानी जाती है। एक इसका रीजन ये भी हो सकता है कि अगर हम सुबह बस्ती दे रहे हैं तो पूर्व दिशा की तरफ अगर मुंह है तो पूर्व दिशा से सूर्य का प्रकाश आता है और उससे बस्ती देते वक्त ज्यादा अच्छी तरह से हम बुध को देख सकते हैं। तो बस्ती शैया पूर्व के दिशा पर रुग्ण का मुख या पूर्व दिशा में रुग्ण का सर हो। अब इसके बाद हम देखते हैं बस्ती के प्रशस्त योग। तो बस्ती में कुछ प्रशस्त योग बताए हैं। प्रशस्त योग का क्या मतलब है कि कौन से व्याधि में आप किस प्रकार की बस्ती यूज कर सकते हो। तो इसका बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मतलब डिटेलिंग है, हाउ दैट बस्ती हैज टू बी प्रिपेयर, कौन कौन से द्रव्य डालने चाहिए। तो वातज व्याधि में अगर हो तो कौन से द्रव्य डालने चाहिए,
गुल्म अगर हो, गुल्म में आप बस्ती दे रहे हो तो कौन से द्रव्य डालने चाहिए, उदावर्त में बस्ती दे रहे हो तो कौन से द्रव्य डालने चाहिए, योनि रोग में अगर आप बस्ती दे रहे हो तो, रुद्र रोग में अगर आप बस्ती दे रहे हो तो, वात रक्त में अगर आप बस्ती दे रहे हो तो कौन से द्रव्य डालने चाहिए। नाउ दिस ऑल इज ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। 99.99% ये सब चीजें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, बिकॉज एग्जाम में व्हाट इज दे आर मोर फोकस्ड ऑन यू अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ बस्ती, नॉट द, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू कैन रेफर इवन इन द क्लिनिक। अगर आपके पास कोई गुल्म का, कोई वात रक्त का रोगी आए तो आप चरक को खोल के उसकी बस्ती का कंटेंट जो है वो पढ़ सकते हो। सो दैट इज ऑफ मोर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, और इसीलिए वी हैव नॉट डिटेल्ड बस्ती के प्रशस्त योग। आप जब पढ़ेंगे तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ये बस्ती के प्रशस्त योग जो बताए हैं, ताकि जब आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करें, जब आप बस्ती दे किसी को, तो यू कैन इजीली नो वेयर टू रेफर। तो ये हो गए बस्ती के प्रशस्त योग। नाउ वी विल गो टू द मूवी पार्ट, बट बिफोर दैट व्हाट वी विल डू इज 47 बच्चे हैं एज यूजुअल,